आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और प्रोग्राम है परदेश से देश तक। आज के इस प्रोग्राम में हम मोहम्मद कैसर नईम साहब की कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो 20 साल से बरतानिया में मुकीम है और उनका ताल्लुक ओकाड़ा से है। उन्होंने 20 साल पहले एक नेकी की थी अपने एक हमजुल्फ के साथ, जिनके माली और मुआशी हालात काफ़ी ख़राब हो गए। उन्होंने कुछ पैसे भिजवाए और कहा कि तुम मेरे नाम पर एक प्रॉपर्टी ख़रीद लो और इसमें रहना शुरू कर दो। जब तुम्हारे हालात बेहतर हों तो तब तुम अपने घर में शिफ्ट हो जाना। फ़िलहाल तुम्हारे पास किराए के घर में रहने के लिए पैसे नहीं हैं, किराया अदा करने के पैसे नहीं हैं, तो तुम मेरे नाम पर मेरे पैसों से एक मकान ख़रीद के उसमें रह सकते हो। ये नेकी जो कैसर नईम साहब ने की, वो उन्हें इस तरह से उलट पड़ गई कि कुछ अरसे के बाद उनके इल्म में आया कि उनके हमजुल्फ जिनके साथ उन्होंने नेकी थी और अपने घर में रिहाइश पजीर होने की का मौका दिया था, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम मुंतकिल करवा ली। जब इन्हें पता चला, ये पाकिस्तान आए, इन्होंने शिकवा किया और शिकवा करने के बाद उन्होंने ये तो किया कि इसकी जो रजिस्ट्री थी वो कैसर नईम साहब के नाम करवा दी लियाकत जावेद ने, जो उनके हमजुल्फ हैं, लेकिन उन्होंने इसका इंतकाल उनके नाम पर नहीं करवाया। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के बाद उनका कुछ अरसे के बाद वो अलील हो गए और फिर बीमार होने के बाद वो उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद उनका जो बेटा था शहजाद जावेद, उसने ये मकान जो कि कैसर नईम साहब का था, ये मकान उसने किसी और ख़ातून को फ़रोख्त कर दिया और उस ख़ातून ने इसको अपने नाम पर मुंतकिल करवा लिया। अब मामला यह है कि कैसर नईम साहब ये चाहते हैं कि इनके पैसों से ख़रीदी गई प्रॉपर्टी, जिसके हकीकी मालिक ये खुद ही बनते हैं कानून के मुताबिक, ये मकान उनके नाम पर ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन मसला यह है कि जिसको इन्होंने पैसे दिए थे उस शख्स ने वो मकान आगे फ़रोख्त कर रखा है। अब इसमें 3 पार्टीज़ जो हैं वो फरीक हैं, खुद कैसर नईम साहब जो मुतासरा शख्स हैं, और उसके बाद लियाकत जावेद या उनके साहबजादे शहजाद जावेद, क्योंकि लियाकत जावेद का तो इंतकाल हो गया, शहजाद जावेद साहब हैं जो उनके साहबजादे हैं, वो एक फ़रीक हैं जिन्होंने ये घर फ़रोख्त कर दिया, और तीसरी वो खातून उस्मा अमजद नामी खातून जिन्होंने घर ख़रीद लिया है, वो भी इसमें फ़रीक हैं। अब ये केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या मामला है, एक प्रदेश में पाकिस्तानी जो एक अजियत का शिकार हैं, उनकी तसल्ली और तशफ़ी कैसे हो रही है, ये तमाम चीज़ें हम जानते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मोहम्मद असलम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं गुजरांवाला से, जिन्होंने स्टोरी पर काम किया और मवाद इकट्ठा किया, और कैसर नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुतासर शख्स हैं, उनसे उनकी कहानी सुनेंगे। लेकिन पहले मोहम्मद असलम से जानते हैं कि वो किस नतीजे पर पहुँचे हैं। असलम, आपने इस स्टोरी पर काम किया, आप क्या तीनों फरीकैन से मिले या 2 फरीकैन से मिले? एक तो चले लंदन में मुकीम है, बाकी दोनों फरीकैन से आप मिले, उनसे रब्ता हुआ, वो क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं? जी बिल्कुल, ये इसी तरह स्टोरी है जिस तरह आप बता रहे थे कि ये जो है जो लंदन में मुकीम था कैसर बास, इन्होंने यहाँ जो इनके एक हमजुल्फ से जिसका नाम लियाकत था और उनकी जो 7 साली थी उसका नाम सरीन बताया जा रहा है, तो वहाँ इन्होंने ना पुर रहते थे। और इनको जब इन्होंने वहाँ पहुंचे तो उन्होंने ये जो मकान था एक, उसमें वो किराए पर ही रैश पजीर थे बिल्कुल। तो इन्होंने मकान का सोचा कि मैं यहाँ से मकान ले लेता हूँ, कभी कभार मैं भी यहाँ आता हूँ और रह लिया करूंगा। तो उन्होंने कहा जिस मकान में हम रहते हैं यही मकान जो है हम ये खरीद लेते हैं। लेकिन खरीदने के बाद हमने ये पता चला जो उसका हमजुल्फ थे लियाकत, उसके अकाउंट में उन्होंने कुछ पैसे भेजे और कुछ शाहनवाज उनको पैसे दिए। और जब उनका ये कुछ देर बाद जब पाकिस्तान में आया तो इन्होंने यहाँ आकर जब इनकी रजिस्ट्री हुई, तो रजिस्ट्री होने के बाद जब इन्होंने डॉक्यूमेंट अपने मांगे तो उसमें हमें जो डॉक्यूमेंट से पता चला है कि उसमें रजिस्ट्री तो उनके नाम बिल्कुल थी, लेकिन जो इंतकाल था वो पटवारी की मुबैना मिली भगत से जो वो इनके नाम नहीं हुआ। जिसके बाद जो है ये इन्होंने एक उस्मा नामी खतून दरमियान में आती है, जिसको इन्होंने जो शाहनवाज है और पटवारी की मुबैना मिली भगत से जो मिलकर है उसको फरोख्त कर दिया। और कितने में बेचा ये मकान? कैसर है इसने आकर जो है ये 38 लाख रुपए की जो मलियत थी उसमें इन्होंने जो ये मकान फरोख्त किया था।
और मकान फरोख्त करने के बाद जो आगे की स्टोरी है कि ये डीसी के पास केस आता है, ये ओवरसीज पाकिस्तान के पास, वहां से एप्लीकेशन जो मूव होती है वो डीसी के पास आती है। डीसी जो है एडीसीआर है, यहाँ जो है तारक साहब है, उनके पास ये केस आता है। उनसे जब आज हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मैं इलेक्शन में बहुत ज्यादा बिजी हूं, लेकिन साथ जो एप्लीकेशन है इस पर ट्रायल कोर्ट चल रहा है। अभी तक जो कैसर है उसने वकील नहीं किया है। जो केस है वो तो उनका, ये हमें बताया था, तो केस तो बहुत ज्यादा कैसर का मजबूत है, लेकिन अब उन्होंने वकील किया है ट्रायल कोर्ट में। जब ये इनका वकील भी पेश नहीं हो रहा था, अब जब इनका वकील पेश होगा तो मेरिट पर जो इसका फैसला किया जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसमें ये बताइएगा ये मकान कितने रकबे का है, कितने मरले का मकान है, और ये कितना अर्सा पहले इन्होंने उसको पैसे दिए थे, उस वक्त कितने पैसे अदा किए गए थे, और ये जब इनके नाम पर रजिस्ट्री कैसर नईम साहब के नाम पर हो गई थी, सिर्फ इंतकाल नहीं हुआ था, तो क्या ये वापस उनके अपने नाम पर मुंतकिल हो सकता था? जब एक दफा रजिस्ट्री हो गई तो इनकी मर्जी के बगैर जा सकता है, क्योंकि रजिस्ट्री तो ये खुद जाकर करवा के आए थे। जी बिल्कुल, ये ना 2010 में जो मकान है इन्होंने खरीदा था, और उसके बाद जब इनके नाम पर रजिस्ट्री हुई थी तो हमेशा तौर पर जब रजिस्ट्री होती है तो उसके बाद एक इंतकाल का मरहला आता है, जो पटवारी और तहसीलदार के जो है साइन होने के बाद जो होता है। लेकिन जब जितनी देर तक इंतकाल ना हो उतनी देर तक जो है रजिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं कि किसी की जो जगह होती है वो जिस बंदे ने खरीदी होती है उसके नाम पर मुंतकिल नहीं होता। दरमियान में यही चीज रह गई थी कि रजिस्ट्री तो इनके नाम पर हो गई थी, लेकिन इंतकाल नहीं हुआ था। जब तक इंतकाल ना हो उतनी देर तक जो जगह है वो दूसरे नाम पर मुंतकिल नहीं होती। ठीक है, यहां पर रुकिएगा जरा, एक मुख्तसर ब्रेक प्रोग्राम में लेना है। ब्रेक के बाद वापस आकर इस केस के मजीद पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अब मैं कैसर नईम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कैसर नईम साहब, ये आपने तो एक नेकी की कि अपने हमजुल्फ के हालात की ख़राबी की वजह से उनसे कहा कि तुम किराए का मकान छोड़ दो और इसमें रहना शुरू कर दो, लेकिन ये भी तो आपको जानना चाहिए था कि अगर आपके पैसे हैं तो ये मकान आपके नाम होना चाहिए था। आपने अंधा एतमाद क्यों किया? आपने खुद जाकर मकान अपने नाम पर ख़रीदा क्यों नहीं? आपने उनको पैसे दे दिए कि ख़रीद लो, जिसके नाम पर मर्जी ख़रीद लो। शुक्रिया जनाब, आपने मुझे लाइन पे लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहरबानी। गुजारिश ये है कि मुझे 32 ईयर्स हो गए इंग्लैंड में, नियरली 32 ईयर से हम इसकी मेरी साली की और उसके खिदमत कर रहे हैं, उसके बच्चों की, सबकी। तो हमें नहीं मालूम था कि ये इंतकाल क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है। इन्होंने बेईमानी की नीयत से नहीं करवाया इंतकाल। कहते जी वो ऑटोमेटिकली पटवारी खुद ही कर देते हैं, खुद ही हो जाता, आपको जरूरत नहीं है। तो उस वक्त मुझे नहीं मालूम था, हम तो इधर रहते हैं, हम तो एतमाद किया उन पर, और हमसे हम बड़ी सबसे मेरे से सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि हम परदेश में बैठ के अपनों पे एतबार कर लेते हैं, और यही हमें अपने जो है हमने सांप बन के डांगते हैं और हमें टेंशन देते हैं, हमें थ्रेट करते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादती की हमारे साथ। उसके बाद भी इन्होंने, मेरी बीवी जब गई है लास्ट ईयर में, मेरी बीवी ने इनको बोला, 2016 में गई है, तो ये मेरी बीवी को मारने के लिए दौड़े। मेरा साला शाहनवाज और मेरी साली का बेटा शहजाद जवेद, इन्होंने उसको थ्रेट भी किया, उसको हिट करने की कोशिश की है। मेरे साला साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, सरफराज अली खान, वो लाहौर में रहते हैं, वो उधर मौजूद ना होते तो ये पता नहीं मेरी बीवी की जिंदगी का क्या हाल होता उस वक्त। तो ये नेकी का बदला इसने ये दिया कि हमें थ्रेट कर रहे हैं, हम अभी कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, पैसा लग रहा है। मेरा भाई शाहद नदीम है, वो उकाड़ा से वीक में 2 दफा जाता है तकरीबन। अगर हम केस को फॉलो ना करें तो ये हमारे पे उल्टे केस डाल के हम एयरपोर्ट से उतरे, ये हमें अंदर करवा दें। तो ये सूरत हाल है कि ये हम इदारों से और गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं लीगल तरीके से। हम पीसफुल सिटीजन यूके में भी हैं, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान के लॉ की भी रिस्पेक्ट करते हैं। हम उनसे हेल्प मांगते हैं कि हमें हेल्प करो, खुदा रहा मेरे जैसे और भी जो पाकिस्तानी यहाँ रुल रहे हैं और तकलीफ में हैं, उनकी जल्दी उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ तो सीधा है कि मेरी रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, मैंने पैसा दिया जवेद की बेटी के अकाउंट में 10 लाख रुपया मैंने उसके बैंक में ट्रांसफर किया है, और 15 लाख रुपया मैंने शाहनवाज खान को दिया है।
और बाद में मुझे पता चला कि ये रजिस्ट्री जो थी ये तो 10 लाख की हुई है, इन्होंने मेरे से 26 लाख रुपया लिया। उस वक्त भी कहते हम दे देंगे आपको पैसे, अच्छा। हमें जरूरत पड़ रही है। शाहनवाज कहता मैं आपको दे दूंगा पैसे, कोई बात नहीं, पैसे मेरा जरूरत है। वो 10 लाख की रजिस्ट्री हुई है जो मेरी। शाहनवाज कौन है जी? ये मेरा साला है जी, रनाला खुर्द में रहता है। ये अच्छा मेन ये अच्छा, तो ये जो आपने पैसे मुंतकिल किए भेजे थे इनको? जी जी। अच्छा, नहीं तो ये जो पैसे आपने अपने हमजुल्फ को भेजे थे, लियाकत जावेद साहब को, इसका कोई सबूत है आपके पास? आपने बैंक ट्रांसफर किए थे, कैश दिया था, कैसे इनको पैसे दिए थे आपने? हर चीज सबूत है। मैंने बैंक ड्राफ्ट बना के, इसकी बेटी है सादिया जावेद, उसके अकाउंट में पैसे गए हैं, उसके अकाउंट में पैसे गए हैं। इसने कहा कि मेरा अकाउंट नंबर नहीं है, तो मैं उकाड़ा में आया हुआ था, मैंने उस वक्त पैसे उसके ट्रांसफर करके अभी बैंक से मैं वापस लंदन आ गया। हमें इतना टाइम नहीं होता, हमारे इतने कारोबार, फैमिली इधर मैटर्स होते हैं, हम इतना नहीं, हम तो इतमाद ही करते हैं ना, यहाँ पे इतमाद में ही लुटता है। हम क्या कर सकते हैं? अभी लोगों को होश आ गई है। और हम लेकिन जैसे लोग कैसा साहब, इसमें बहुत सारे जो केसेस जो है ना, मैंने बहुत सारे केसेस आप जैसे लोगों के जो बरतानिया में मुकीम है या बैरून मुल्क किसी और मुल्क में रहते हैं, मैंने देखा है कि वो या तो कानून से पूरी वाकफियत नहीं रखते या कानून को पूरी अहमियत नहीं देते और अंधा एतमाद करते हैं। और बहुत सारे केसेस में आप ही वाला मामला हुआ है कि एतमाद किया, यहाँ तक कि अपने सगे भाई पर एतमाद किया, यहाँ तक कि अपने वालिद को पैसे दिए, वालिद साहब के इंतकाल के बाद दीगर भाइयों ने जो कि पाकिस्तान में रहते थे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। इससे अंदाजा होता है कि जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं उनको तो कानून का ज्यादा इल्म होना चाहिए, क्योंकि वो निस्बतन ज्यादा वहां के कानून को फॉलो कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा वहां फॉलो हो रहा होता है कानून। तो आप और आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे, जो मेरे मुशाहिदे में बात यह है कि वो कानून की को पूरी तरह से समझते नहीं है या उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये दिन देखना पड़ता है जो आप देख रहे हैं। देखिए, ये यूके का जो बाहर का कानून है वो टू दी पॉइंट है। इधर के कानून का हमें भाई साहब नहीं पता। 32 ईयर्स हो गए मेरे को। हम जाते हैं उधर, देखते हैं, पूछते हैं, वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, हो जाएगा जी, फिक्र ना करो। हमें इधर इंग्लैंड में यस का मतलब यस है, नो का मतलब नो है। उधर आपको सही बात बताता नहीं, कोई भी नहीं बताता है। हम क्या करें? अगर ये मैंने ये पॉइंट उठाया और मैं इसके अपना एजेंडा लेके चलूं अपने हक के लिए, मैं अपना ये जहाद की नीयत से निकला कि ये मैं जहाद कर रहा हूं अपने लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए, कि नेक्स्ट टाइम किसी के साथ कोई ऐसा काम हो ना, मेरा मामला बने ना बने, लेकिन मैं अपने हक की आवाज उठाने में जानूं कि मैं अपने हक की आवाज उठाऊं और बताऊं अपने लोगों को कि चुप रहना भी ये कोई अच्छी बात नहीं है। जितना आप चुप करोगे और हम ये लोग जलील करेंगे। अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे, हमारे इदारों के पास हमारी जाएगी, हमारी गवर्नमेंट के पास हमारी आवाज जाएगी, कोई तो हमारी सुनेगा ना। ये तो इतनी भी अंधेर न पड़ी। अब ये बताएं कि आपने जी अच्छा ये बता, चलिए मैं पहले जरा उनसे पूछता हूँ, हमारे साथ असलम साहब मौजूद हैं। असलम साहब, आपने कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि आपने राब्ता किया ये शहजाद जावेद से, आपका राब्ता हो पाया कि वो क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है इसमें? जी बिल्कुल, हमने काफी दफा उनसे कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन वो आगे से कोई मौका इख्तियार नहीं कर रहे। जो जिसमें हम फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम जो है डीसी ऑफिस में गए, वहां जो तारक साहब थे उनके पास ये केस चल रहा है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें ये मिली है। जब जो कैसर साहब हैं, इन्होंने मकान जो है फरोख्त करने के लिए जो इनके लियाकत साहब से उन्हीं को कहा, तो उन्होंने इनसे जो है ना 6 माह का टाइम लिया था पहले उसके, ताकि उन्होंने कहा भी हम किसी को आप फरोख्त ना करें, ये आप हम ही फरोख्त कर दें मकान, ये मकान हम ही रख लेंगे। उसके बाद जो लियाकत साहब ने इनसे 6 माह का टाइम लिया। जब 6 माह बाद इन्होंने कैसर साहब को पैसे ना दिए तो फिर उन्होंने 3 माह का टाइम लिया। 3 और 6 माह के दरमियान में उन्होंने ये फायदा उठाया कि सबसे पहले वो जो पटवारी के साथ मुबैना तौर पर मिलकर उन्होंने उज़मा को फरोख्त किया। उसके उज़मा से आगे फिर ये मकान जो है ये तफैल को फरोख्त हो गया है। लेकिन जो एडीसीआर है उससे हमारी बात है, उसका कहना है कि पहले तो जो इनकी तरफ से जो कैसर साहब इनकी तरफ से कोई बंदा जो है पेश नहीं हो रहा था, लेकिन आप जो 6 सही है। अब जरा मैं आसम साहब 1 मिनट, मैं आपसे मजीद इसमें प्रोसीजर मालूम करता हूं, लेकिन मुख्तसर ब्रेक प्रोग्राम में लेना है। ब्रेक के बाद वापस आकर इस केस के मजीद पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। आप हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ आफ्ताब बाजवा साहब मौजूद हैं जो माहिर कानून है। मैं ज़रा उनकी राय शामिल कर लूँ। शाहिद नईम साहब भी हैं, कैसर नईम साहब के भाई हैं, ओकाड़ा से हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। लेकिन आफ्ताब बाजवा साहब, ये जो केस है ख़ास तौर पर कैसर नईम साहब का, जिसमें उन्होंने अपने हमजुल्फ को पैसे ट्रांसफ़र किए बैंक से और कहा कि तुम्हारे हमारे हालात ठीक नहीं है, तुम किराए का मकान छोड़ो, मैं एक प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ, तुम उसमें रह लिया करो। और इन्होंने नहीं फॉलो किया कि वो प्रॉपर्टी उन्होंने, इनके जो हमजुल्फ हैं वो अपने नाम पर ख़रीद ली और फिर बाद में जब इनके इसरार पर रजिस्ट्री करवाई भी तो इंतकाल ना करवाया और फिर उनके साहबजादे ने, बेटे ने वो प्रॉपर्टी आगे किसी खातून को बेच दी है। अब सर इसमें इनकी मुश्तरी होशियार बाश वाला जो कानून होता है वो उस पर तो कैसर नईम साहब ने अमल नहीं किया, इसका तो ये भुगत रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि केस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैसर नईम के फेवर में जाती हैं? बाजवा साहब देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने ओवरसीज के हमारे जो लोग हैं बैरून मुल्क, उनके मामलात को हमेशा आप उठाते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि नेकी कर रहे हैं हमारे ओवरसीज जो भाई हैं, यानी उनके लिए। अब रह गया बात, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि एक इत्मीनान का रिश्ता होता है, बहन भाइयों का इत्मीनान का रिश्ता होता है, दोस्तों का इत्मीनान का रिश्ता होता है। बहुत सारे अब देखा है जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने जितने भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, उन बेचारों को इस तरह के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, अगर किसी शख्स ने, अगर उन्होंने कह दिया कि भाई आप जाके किराए की मकान की बजाय घर खरीदें और खरीद के उसमें रहें, और चाहिए तो उनको चाहिए था इनके नाम करवाते, इनके नाम रजिस्ट्री कराते, इंतकाल कराते, सारा कुछ कराते और ऐसे रहते सारी जिंदगी रहते। उन्होंने कौन सा इनसे किराया मांगना था? अब ये देखिए, बड़ा फ्रॉड किया है उन्होंने, बहुत बड़ी ये चीटिंग है। और इस सिलसिले में मैं ये कहूंगा कि इनके खिलाफ ना सिर्फ ये सिविल कोर्ट की बजाय इनके खिलाफ जो ओवरसीज में एप्लीकेशन, ओवरसीज कमीशन में एप्लीकेशन दे के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। मुकदमा दर्ज करवा के वो प्रॉपर्टी जैसे भी जिसके नाम गई है उनसे वापस करवाई जाए। दूसरी बात यह है कि एक मैं आपके चैनल से एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि आप एक, जहाँ पे आपने कस्टम की, नैब की, बहुत सारी आपने कस्टमर्स के लिए जो है अदालतें बना दी हैं, वहाँ पे एक ओवरसीज जो है उसके लिए भी किसी जज की ड्यूटी लगा दे कि उसको थोड़े से इख्तियार दे दे, जो ओवरसीज के लोगों के जितने मुकदमात होंगे वो अदालत सुनेगी, ताकि एक सेशन जज को मुकर्रर कर दिया जाए हर सूबे के अंदर वो ओवरसीज के मुकदमात। वरना तो ये अगर ये चले गए, अब कहते हैं जी डिप्टी कमिश्नर है, इससे फारग होंगे तो ये चले जाएंगे रेवेन्यू बोर्ड में, रेवेन्यू बोर्ड से चलेगा तो फिर हाई कोर्ट, ये मामला चलता रहेगा। ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। जिस तरह लोग सिविल कोर्ट में दावे कर देते हैं, सिविल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग चले। फॉरनर यहाँ आके केस की पैरवी तो नहीं कर सकता कोई शख्स अपने, लेकिन हमारा प्रोसीजर क्योंकि इस तरह का लेंथी है और लोगों को थका देने वाला प्रोसीजर है। कहते हैं कि दादा केस करता है तो पोता उसका फैसला देखता है। तो इस पे हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी तवज्जो देनी होगी, और स्पेशली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके जो मसाइल है, जिस तरह ये आज का जो मसला आपने बताया, अब वो कैसे बंदा लंदन से यहाँ आ जाए, बाहर मुल्क से अपने केस की पैरवी करें। बाजवा साहब, लेकिन इसमें एक और मसला भी है ना कि अब ये जो मकान है, ये शहजाद जावेद जिनको इन्होंने पैसे दिए थे उनके साहबजादे ने, वो खुद तो इनका इंतकाल हो गया, दुनिया से क्या ले गए ये पता नहीं है, लेकिन उनके बेटे ने वो आगे बेच दिया किसी खातून को। अब जिस खातून ने खरीदा है उसने तो पैसे देके खरीदा है, अब वो खातून भी क्या इसमें फरीक होंगी या उनका भी कोई नुकसान हुआ है या वो बस मालिकन हो गई, इसके पैसे जो हैं वो शहजाद जावेद ने भरने हैं जिसने बेच दिया? देखिए जी, जो खातून है अगर उसने उसको देखिए, उसने भी तो बेचारी ने कहीं ना कमा के दिए होंगे या उसकी कमाई होगी, जमा पूंजी होगी जिंदगी की, वो शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए कि मेरे साथ इसने ये धोखाधड़ी की है, फ्रॉड किया है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये जो साहब बाहर है, ये भी वहां से किसी बंदे को कह के वो चीज में अपनी एप्लीकेशन फाइल करें, वो भी मुकदमा दर्ज कराए। जब तक ये शख्स जेल में नहीं जाएगा तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। और ये लोग फ्रॉड करते रहते हैं फॉरेनर्स के साथ। जी 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 वो फॉरेनर्स असल में आसान टारगेट होते हैं ना बाजवा साहब, क्योंकि उन्हें पता होता है ये इसको वो फॉलो करने के लिए यहाँ पर आएंगे नहीं, वो खुद मौजूद नहीं होंगे, तो हम इसका फायदा उठाएंगे। अक्सर जो फॉरेनर्स हैं, बैरून मुल्क मुकीम लोग हैं, उन्हीं के जायदादों पर, प्लॉटों पर, मकानों पर कब्जा होता है, क्योंकि कब्जा माफिया ये जानता है कि ये तो है नहीं, यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल, ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं क्योंकि बेचारे जो हमारे गैर ममालिक में हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ वहाँ पे जो कमाई करते हैं, वो ताकि अपने भाई अपने बच्चों के लिए वो घर यहाँ पाकिस्तान में बना लें। तो यही होती है उनकी ख्वाहिश कि यहाँ को बिजनेस एस्टेब्लिश कर लें,
और यहाँ पे हम के आगे जो हम पाकिस्तानी हैं ये उसका नजायज फायदा उठाते हुए कि उसने तो आना नहीं है, ये जाना नहीं, अगर आएगा तो 15 दिन महीने के लिए आएगा, फिर उसे वापस जाना होगा। इसलिए ये लोगों को तंग करने के लिए, हरासा और ब्लैकमेल करने के लिए ब्लैकमेल भी करते हैं, फिर फर्दर और रकम भी उनसे तोड़ते हैं। इस तरह के कई वाकयात हैं। इसका सदेबाब होना चाहिए। इसके ऊपर स्पेशल जैसे ओवरसीज कमीशन बना हुआ है, ओवरसीज कमीशन के जो अफसरान हैं उनको स्ट्रिक्टली जो एक्शन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ पिछले दिनों एक बड़े ईमानदार DIG आगा यूसुफ लगे हुए थे, वो बड़े मेरिट पे फैसले करते थे। आजकल तक तो पता नहीं है मुझे, लेकिन इनको आगा यूसुफ साहब बिल्कुल हैं, नहीं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। हाँ, आगा यूसुफ साहब तो हैं, लेकिन वो बहरहाल वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों में कानून को बेहतर करने की ज़रूरत है, या कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से रुकावटें वहाँ पर भी हैं। अच्छा, अब मैं शाहिद नईम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि भाई हैं कैसर नईम साहब के, जो यहाँ पर पाकिस्तान में रह के इसको परसू कर रहे हैं। अब शाहिद नईम साहब, मुझे ये बताइएगा एग्जैक्टली केस आपका है कहाँ पर, और ये ओवरसीज़ कमीशन का बार बार बाजवा साहब जिक्र कर रहे हैं, क्या वहाँ पर भी गए हैं आप अपनी दाद रसी के लिए? कहाँ पर, किस फोरम पर आप अपना मुकदमा लड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाल साहब जी, ये भाई ने कंप्लेंट करवाई थी 30/10/2017 को दिसंबर में ओवरसीज के पास, जिसका नंबर है 12195 जी। वो जी ठीक है जी। एक दो दफा उन्होंने बुलाया। लास्ट टाइम 6/2/2018 को उन्होंने, मैंने उनको कहा जाके SNA तारक अब्बास है उधर DCO ऑफिस में, जो फोकल पर्सन है जो इनको डील करता है ना ओवरसीज को, मैंने उनसे जाके कहा कि मैं आता हूँ, मुझे थ्रेट्स हैं। वो एक दो दफा शहजाद ने मुझे दी हैं, तो मैंने कहा हमारा मसला वो CPO को भेजें आप, DPO साहब को। उन्होंने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी 6/2/2018 को CPO गुजरांवाला। उधर से रिपोर्ट आ गई जी 27/2/2018 को रिपोर्ट आ गई। उन्होंने कहा कि इनको फॉरवर्ड कर दो आप एंटी करप्शन के, महकमा माल का अमला इसमें इन्वॉल्व हुआ है, फ्रॉड हुआ है, आप उधर भेज दो। उन्होंने रिपोर्ट DCO को वापस भेज दी। मैं उनसे रिपोर्ट मांगता रहा हूँ, कहता रहा हूँ, फिर इधर डायरेक्टर रेवेन्यू इशरतुल्लाह खान न्याजी साहब के पास भी मैं जाता रहा हूँ दूसरे तीसरे दिन के रिपोर्ट आगे भेजें, या उन्होंने कहा जी वो ADC फाइनेंस हैं उधर गुजरांवाला में, शाजिया नाम है मेरा ख्याल उनका, तो उन्होंने रोकी हुई है जी। वो पूछते रहे, खैर उन्होंने कहा जी दोबारा जाएगी। अब दोबारा फिर चलेगी CPO अच्छा गुजरांवाला को, फिर फॉरवर्ड कर दी इन्होंने। वो 13/6/2018 की ईद से पहले की वो भी रिपोर्ट आ गई है, उसमें निकला भी है उसमें से फ्रॉड हुआ है। शाहिद साहब अहमद शहजाद या उसमें से निकल इन्वॉल्व है और महकमा माल का अमला इन्वॉल्व है, इनको आप फॉरवर्ड कर दें उधर एंटी करप्शन के। अब वो ना वो मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं, ना वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। यानी कि इधर जाता हूँ मैं, लाहौर जाता हूँ इनके ऑफिस में ओवरसीज के, तो अभी मार खालिद साहब आए हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी हफ्ता पहले। उन्होंने कहा कि मैं कुछ करता हूँ, उन्होंने कोई लेटर भेजा है। लेकिन तनवीर अब्बास साहब को मैं परसों फिर मिला हूँ जाके, उन्होंने फिर कहा जी ADC फ्रांस कहती है रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड नहीं करनी, हम दोबारा भेजेंगे। यानी आपको घुमा के रखा हुआ है बेसिकली, आपका काम कोई नहीं हो रहा। महकमा माल के उधर अमला इन्वॉल्व है। DCO से भी मेरी बात हुई उस दिन, मैं DCO साहब के बात किया हूँ, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे मिले हैं। उन्होंने उसको तनवीर बास को कहा है कि ये क्यों नहीं कर रहे, उसने कहा जी ये पटवारी इन्वॉल्व है इसमें। तो हमने कहा जी नाम लिख के दो, अगर वो एंटी करप्शन ने कहा है तो आप उधर भेज दें, वो जो भी होगा वो एंटी करप्शन ढूंढ लेगा, जो कोई है या गिल्टी हम है या वो है, ना वो उधर फॉरवर्ड करते हैं, ना हमें उसकी वो कॉपी दे रहे हैं। यानी कि मुझे इसे आप देख लें कि तो ये बताएं कि ये जो 2018 से आज आपका क्या राब्ता है अपने, ये जो आपके रिश्तेदार हैं शहजाद जावेद साहब जिन्होंने बेच दिया मकान, इनसे भी राब्ता है आपका? नहीं सर, मेरा राब्ता नहीं है। मुझे 2-3 दफा इत्तेफाक से वहां पे मिले हैं अपना उधर कचहरी में, इधर DCO के पास। क्या कहते हैं तो वो वैसे जो तरीके का होता है, आते जाते को बात लगा देनी, वो बस इस हिसाब से मुझे 2-3 दफा वो मिले हैं, उसके बाद नहीं वो मिले मुझे ना। जब से अच्छा, तो वो जो खातून है जिन्होंने 38 लाख रुपए भर के ये प्लॉट खरीदा, क्या वो जो उज़मा अमजद नामी खातून है, क्या वो भी तो अब एक तरह से आपकी तरह मुतासरा हो गई ना? यानी उन्होंने तो पैसे देकर मकान खरीदा है, लेकिन उनको पता चला गया तो घपले वाला मकान निकल आया। तो अब उस खातून से कोई राब्ता है आपका? सर उनका है तुफैल, कोई जमील नामी आदमी है जिन्होंने उसे फोकल पर्सन बनाया, जिसे पावर ऑफ अटार्नी दिया उन्होंने, उज़मा ने।
लेकिन वो भी अच्छा। उनकी साइड ही ले रहे हैं। अच्छा। एक तफैल नामी कोई आदमी है, मुझे लास्ट टाइम पता चला, जिसने एंड पे ली है, उसको कोई प्रॉब्लम है। बाकी ये और अपना जो शहजाद वगैरह या उस्मा वगैरह, ये मुझे लगता है जैसे ये इन्वॉल्व है, इन्होंने इनको बेचा है, फिर आगे इन्होंने आगे बेच दिया है, कोई इस तरह का चक्कर है। ये तफैल है, वो कह रहे हैं कि कोई जैनवन उसको प्रॉब्लम है, कोई रिटायर हुआ था किसी महकमे से, उसको कोई प्रॉब्लम है। बाकी ये इन दोनों का तो कोई मसला मुझे नहीं लग रहा कि आपस में कोई है, क्योंकि ये यही जा रहे हैं उधर अदालत में भी ADCR के, ये बजाय उनको कुछ कहने के ये हमें फेस कर रहे हैं ना, हमें कह रहे हैं कि जी वो उस दिन वो मिला है मुझे, वो कह रहा है जी को लस्सी पानी में लस्सी डालने वाली बात है, आप जितना करेंगे ऐसे होगा, बात कर लें। वो इस तरह के, वो जमील साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, वो भी उस दिन वो हमारी तारीफ थी। अच्छा। जो ऐसे कोई करके बात हुई, यानी कि वो उनकी तरफ ही हैं, उन्होंने हमें नहीं कोई यानी कि हम उनकी तरफ हैं और हमारे वो भी आपकी फेवर में कोई बात नहीं कर रहे। जी ठीक कोई है, बात नहीं कर। बिल्कुल ठीक। मुख्तसर ब्रेक प्रोग्राम में लेना है, ब्रेक के बाद वापस आकर इस केस के मजीद पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आप कैसर नईम साहब, आपको कोई उम्मीद है कि आपका केस जहां पर लगा हुआ है, आप ओवरसीज में भी गए हुए हैं, आप अदालतों में भी हैं, तो आपका कितने अरसे में केस हल होने की आपको तवक्को है? आपको क्या लगता है कि ओवरसीज कमीशन ने जो आपके साथ किया है उससे आप मुतमईन हैं, जो उन्होंने आपके साथ ताउन किया, सपोर्ट किया, या आप समझते हैं कि बस उन्होंने कागजी कार्रवाई की है, काम कोई नहीं कर सके? देखिए जी, मैं अल्लाह की ज़ात से मुतमिन हूँ, मेरा अल्लाह मेरी हेल्प करेगा, अल्लाह तवक्कल हूँ। और मेरा भाई भी ये जहाद कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। ये बुराई के खिलाफ, फ्रॉड के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ ये हम कर रहे हैं काम। तो किस्मत में आदमी बड़ा कुछ इकट्ठा कर लेता है, पर नसीब जो वो खाना पीना हंडाना होता है वैसे वो नसीबों से होता है। अगर नसीब में होगा, लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप देखें ना, वो लियाकत जावेद साहब चले गए दुनिया से। बस वो अभी वो देखो, वो उसका बेटा बाप को गालियां निकालता, कहता बेचा इसने साथ मिलके बाप के, और कहता बाप हमें फंसा गया, खुद ये काम किया इसने है काम सारा कुछ, ये इन्वॉल्व है। ऐसी औलाद है कि जो मरे माँ बाप को बजाय इसको कुछ पढ़ के उनको बख्शने के उनको जलील करवा रही है, और ये पंचायत में गालियां बोलता है, अपने वालिद को बोलता है कि जी वो हमें फंसा गया। करने वाले काम ये है। वो तो वो अपने वाले साहब के बाद जो काम उन्होंने किया है बेच के, वो एक सदका जारिया होता है, एक गुनाह जारिया होता है। तो ये तो इस तरह से तो औलाद को सोचना चाहिए कि मैं अपने वाले साहब को कहीं गुनाह जारिया तो नहीं पहुंचा रहा। हमारे प्लाट बेच के एक बेटे के, एक भाई को इन्होंने, जैन अली उसका नाम है, उसको साउथ अफ्रीका भेज दिया है हमारे पैसों से, और इसने शादी करवाई है अपने मेरे पैसों से, जब मकान बेचा उस्मा को। इनके पास तो कुछ भी नहीं था। मेरी बीवी ने 2 बेटियों की शादी की है, लियाकत जावेद के बेटियों की, और वही हमारे खिलाफ अगेंस्ट हमारे अभी अदालत मेरे जी हमें फरीक बनाया जाए जी, ये हमारे ये बेईमान है, ये मक्कार है, ये धोखेबाज है, कैसर नहीं, इस तरह के वो लिख रहे हैं। ये भलाई का सिला दे रहे हैं हमें, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म से खड़े हैं, करेंगे, हम अपना हक के दफा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। और आप जैसे इदारे, हमारी हेल्प हो रही है, कोई नहीं, बहुत जो सिस्टम है उसमें हम आए हुए हैं, लेकिन हम बज़न नहीं है और हमें मायूसी नहीं है कि अल्लाह के हुक्म से हमारा काम होगा, क्योंकि हम हक के लिए लड़ रहे हैं। एक वर्ड भी हम कोई किसी किस्म का झूठ का सहारा लेने की कोशिश नहीं कर रहे। सही है, राइट जी। हाँ, अब मुझे असलम साहब, में आप उस वक्त बता रहे थे प्रोसीजर के कहाँ कहाँ पर हुआ, आपने मुख्तलिफ इदारों का से भी रब्ता किया और आप इन फरीकैन से भी मिलने की कोशिश की। आपने बताया कि जो शहजाद जावेद हैं उनसे तो आपकी बात नहीं हो सकी, मुसलसल आप रब्ता करते हैं, लेकिन जो तीसरा फरीक है वो उस्मा नामी खातून, या जिसको उन्होंने फोकल पर्सन मुकर्रर कर रखा है, उनका मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ जाना आपने? जो वहाँ के हमसाया ना, उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन जो उस्मा और शाहनवाज थे और लियाकत है, इन्होंने मिलकर ये ना प्लाट खरीदा था। लेकिन उसके बाद जब आगे वो उनसे हमने उस्मा से रब्ता करने की कोशिश की, तो उस्मा जो है वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए सामने नहीं आ रही थी, ना ही बात कर रही थी। तो ये जो इनका केस अब ADCR के पास है, उनसे जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो फैसला है ये मेरिट पर होगा, और जो कैसर साहब है उनका जो मौक़िफ़ है वो काफी मजबूत है,
लेकिन ये जब आएंगे, पहले तो ये आ नहीं रहे थे, अब इनकी एक पेशी है, 2 से 3 पेशियां तक ना ये केस काफी हद तक जो हल होने की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है वो रास्ते में जो इनके जो जिनको इन्होंने मकान फरोख्त किया है, जो इनके शहजादे और उसके साथ जो उजमा है, इनमें से कोई बंदा भी जो है वो अपना मुकफ देने के लिए तैयार नहीं है। वो बुकला की तरफ जाते हैं और बुकला को स्टैंड करते हैं, लेकिन नहीं, मगर अदालतों में अपीयर हो रहे हैं देने के लिए तो फैसले भी हमने तो नहीं दे रहे, लेकिन अदालतों में पेश होते हैं या इदारों में जब बुलाया जाता है वहां जाते हैं। जी बिल्कुल, 6 जो अब तक ना पेशियां जो हमें वहां से डीसी ऑफिस से जो जरा से लोगों को 6 पेशियां अब तक हो चुकी है, वो 6 पेशियां पर आए हैं। लेकिन जो कैसर साहब है, इनके जो ना वकला पेश हुए थे उनमें से एक जो पेशी उस पर वकला पेश हुए थे। जब वहां से हमारी जरा से लोगों का कहना था कि जो कैसर साहब का केस है वो काफी मजबूत केस है, जाकर रजिस्ट्री उनके नाम है, लेकिन इंतकाल बाद में जब वो चले गए थे, जो इंतकाल करवाना था उनके हमजुल्फ ने, वो इंतकाल उसके नाम करवाने की बजाय बल्कि उन्होंने जो जमीन है, जो मकान था, वो आगे फरोख्त कर दिया है। इसी हवाले से उनका कहना है कि जो इनका केस है वो काफी स्ट्रांग है, ताकि सबसे पहले जो रजिस्ट्री हुई है वो इनके नाम हुई है, लेकिन उसमें से जो इंतकाल नहीं हुआ उससे पटवारी ने जो मुबैना तौर पर फायदा उठाया, और फायदा उठाकर जो लियाकत और उसके बेटे उसने आके जो उस्मा को जो मकान फरोख्त कर दिए 38 लाख रुपए का। लेकिन जो अब डीसी के पास इनका केस चल रहा है, वहां इनका मौकफ जो हमें जराए हैं और एडीसीआर से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इनका मौकफ जो काफी स्ट्रांग है और इनका केस भी काफी मजबूत है, लेकिन जब तक ये पेश नहीं होंगे ट्रायल कोर्ट में उतनी देर तक जो है फैसला नहीं कर सकते। जी, मेरे साथ मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं जो कि पटवारी हैं, इनसे हम बात करते हैं। अशरफ साहब, ये मामला क्या होता है, क्योंकि ये जो केस शायद आपके इल्म में आया है, मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि एक साहब ने जो बरतानिया में रहते हैं अपने हमजुल्फ को पैसे भेजे कि एक मकान ख़रीद दो मेरे नाम पर, मैं उस पर आकर अपने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दूंगा, लेकिन इनको पता नहीं था, उन साहब ने इनके नाम सिर्फ रजिस्ट्री कराई और इंतकाल नहीं कराया। बाद में उन्होंने किसी के साथ मिली भगत के साथ वो प्लॉट अपने नाम करा दिया और फिर बाद में बेच दिया। इसमें अब ये लोग कहते हैं कि जी पटवारी और दीगर अमले के लोगों की मिली भगत के साथ ये कुछ हुआ है। ऐसा ही हुआ होगा आपके ख्याल में अशरफ साहब? नहीं, ऐसा या इसके बगैर भी काम हो सकता है? वो भाईजान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिसने पेमेंट करनी है सब रजिस्ट्रार के सामने या तहसीलदार के सामने, उसी के नाम पर रजिस्ट्री इंतकाल हुआ है। अगर कोई पैसे बैंक में आए हैं नहीं, अब इस केस में तो ये कह रहे हैं ना कि रजिस्ट्री इनके नाम पर हुई है, इंतकाल नहीं हुआ। रजिस्ट्री हुई थी, इंतकाल इन्होंने कराया नहीं, अब वो मकान किसी और ने आगे किसी को बेच दिया है। आगे कोई किसी को कैसे बेच सकता है अशरफ साहब? अगर जो पहला पाया है उसने फिर दोबारा किसी को बेच दिया है, वो नहीं बेच सकता था। नहीं, उसमें हाँ वो नहीं बेच सकता था, कैसे बेच दिया? हाँ, ये कैसे भेज दीजिए? उस रजिस्ट्री का इंतकाल नहीं हुआ, इंतकाल होता तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका अमल आना था। लेकिन दूसरी बात यह है भी ये सब रजिस्ट्रार इंतकाल नहीं हुआ ना, ये तो वो भी कह रहे हैं। एक पर्चा रजिस्ट्री जानी थी उधर पटवारी के पास सब रजिस्ट्रार से, क्या वो उधर गई है? तो फिर तो पटवारी ने अगर नहीं किया तो फिर तो पटवारी केस में मिली बन गए। अगर पर्चा रजिस्ट्री नहीं गई, इधर उन्हें रोक ली, तो फिर इसमें अमले का कोई अमल दखल नहीं है। तो आपके ख्याल में अगर किसी शख्स ने एक ऐसी रजिस्ट्री, जो अब ये कैसर नईम इनका नाम है, कैसर नईम के नाम पर रजिस्ट्री तो हो गई, इंतकाल नहीं हुआ था, लेकिन किसी और शख्स ने वो बेच दिया, तो इसका मतलब फिर यही है कि पटवारी ने जो है वो पर्चा रजिस्ट्री जो है वो आगे नहीं भेजा, जैसे कि आप कह रहे हैं? हाँ जी, सब रजिस्ट्रार ने पर्चा रजिस्ट्री भेजना था, उस पर पटवारी ने आज खुद इंतकाल दर्ज करना था और रेवेन्यू कार्ड में उसका हवाला डालना था भी ये रकबा आगे सेल हो चुका है इंतकाल नंबर फलां पर। हाँ, अगर पर्चा रजिस्ट्री नहीं गई तो फिर इसमें रेवेन्यू अमले का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, सही है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस केस में, ये वाला जो केस है, इस केस में इनको रिलीफ कैसे मिल सकता है, यानी कि कौन कौन इसके दायरे में आता है, किस किस की पकड़ हो सकती है? ये पहले साबित करना पड़ेगा भी वो जो पैसे आए हैं जो अदा किए गए हैं बाया को, वो किसने भेजे हैं, किस अकाउंट नंबर पर कहां से आए हैं, वो अपने वो पैसे जाहिर करेगा भी ये पैसे मेरे थे, मैंने फलां ब्रांच में फलां अकाउंट में भेजे थे। वो तो है उनके पास सबूत। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ये बताएगा भी आपने ये 50 लाख या 10 लाख की खरीदी है, तो आपके पास कैसे, किधर से पैसे आए?
अगर ये इसका और सोर्स नहीं है तो फिर इसने उसी रकम से ये प्रॉपर्टी खरीदी है जो अपने नाम कराई है या फिर दोबारा किसी और को सेल कर दी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रोसेस इतना लेंथी है कि ये सारी चीजें स्टैब्लिश हो भी रही हैं, फिर भी इंसाफ मिलने में काफी ताखिर का सामना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जी सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अब असलम साहब, मुझे हमारे नुमाइंदे असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब, ये ओवरसीज कमीशन ने इनकी कितनी सपोर्ट की है, कितनी मुआवनत की है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, ओवरसीज का ये होता है कि जो मुतलका डीसी होता है उसके पास सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, वहां से जो एप्लीकेशन आई है तो उसके बाद डीसी ने जो है एडीसीआर को ये केस जो है उसके हवाले किया है। एडीसीआर जो है अब उसकी जो ट्रायल कोर्ट में इसकी अभी तक चल रहा है तो उसके मुताबिक जो एडीसीआर है उसका ये कहना है कि जब तक ट्रायल कोर्ट में ये केस चल रहा है दोनों फ्री कैन जो है जब तक ये पेश ना हो उतनी देर तक दोनों का मौकफ सामने नहीं आ सकता है। तो एक तरफ तो जो दूसरे जिन्होंने ये जमीन आके फरोख्त की है वो तो आ रहे हैं, लेकिन जो कैसर साहब हैं इनके जो ना वकील पेश हो रहे हैं ना ये खुद अभी तक पेश हो रहे हैं। जब तक ये दोनों फ्री कैन पेश नहीं होंगे उतनी देर तक हम किसी फैसले पर नहीं जा सकते। इन दोनों फ्री कैन को पेश होना जरूरी होगा और जल्द ही ये फैसला होगा। उनका ये भी तो अब वो पेश ना होंगे तो क्या ऐसे चलता है? नहीं साहब का वो मौक़िफ़ मजबूत बिल्कुल इसी तरह होता है। हमने देखा है ये इस तरह के केस जो है 5-5, 7-7, 8-8 साल तक भी चलते रहते हैं अदालतों के अंदर, लेकिन उनके फैसले नहीं हो पाते। लेकिन इसमें उनका कहना था कि जो उनका मौक़िफ़ काफी स्ट्रांग है लेकिन इनको पेश होना पड़ेगा। जब पेश होंगे तो उसके बाद दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद ही हम किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। जब तक ये दोनों पेश नहीं होंगे, हमारे सामने दोनों का मौक़िफ़ नहीं होगा तो हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे। जी मैं बोल सकता हूँ? सही है, मैं ठीक है। आफ्ताब बाजवा साहब मेरे साथ दोबारा, जी एक सेकेंड, मैं आफ्ताब बाजवा साहब जरा मेरे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब बाजवा साहब, अभी अशरफ साहब से हमारी बात हो रही थी जो पटवार खाने के उमूर के माहिर हैं, खुद भी पटवारी हैं। वो ये कहते हैं बाजू नज़र में लगता है कि इसमें महकमा माल के अमले का कसूर होगा या मिली भगत लगती है। अब ऐसे में इन लोगों को जो कटहरे में लाने के लिए किसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा? क्या ये खुद दरख्वास्त दे जो मुतासरा शख्स है इन लोगों को इन्वॉल्व करके, या जब इनके केस के दौरान समाअत हो रही होगी तो अदालत खुद इस नतीजे पर पहुंचेगी कि ये लोग भी शरीक हैं और उसको अदालत खुद शामिल करेगी? देखिए, मैं यही कहूंगा कि जो मुतासरा शरीक है वो एक एप्लीकेशन सीधी डायरेक्टर एंटी करप्शन जो है ना लाहौर में उनको एप्लीकेशन दे दें, क्योंकि जहाँ पे सरकारी मुलाजम कोई भी मुलवस होता है, चाहे पटवारी हो, थानेदार हो, कोई भी हो, जो सरकारी मुलाजम किसी करप्शन में मुलवस होता है तो फिर ये मामला जो है एंटी करप्शन का दायरा जो है ये वो सुनता है। और ये एंटी करप्शन में जब मामला जाएगा तो पहले इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद फिर इसका मुकदमे का इंदराज करेंगे। और मुतासरा शरीक को चाहिए बजाय इसके कि ये कमिश्नर गुजरांवाला, डीसी गुजरांवाला या इधर उधर घूमते फिरते रहे, शॉर्टकट यही है कि ये एंटी करप्शन में एक एप्लीकेशन ने वहीं से इंशाल्लाह इनको इंसाफ भी मिलेगा और मुकदमा जो तमाम हालात जो हैं वो सारे खुल के सामने आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कैसर नईम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, अगर मैं ये सुन रहा था वो जो डीसीआर से पूछ के आए हैं, वो मेरा भाई प्रॉपर पेश होता रहा है, हमारी हाजिरियां लगी हैं, कोई हमें अफसर ने की है, ये बिल्कुल गलत बोला उन्होंने कि जी ये पेश नहीं हो रहे हैं। ये मेरे भाई से भी पूछ रहे हैं, शाह साहब से जो जाते हैं। आपका नहीं कहा उन्होंने, आपका नहीं कहा उन्होंने, जो दूसरे फ्रीक है ना उनका कहा है कि वो पेश नहीं हुए, जहां तक मैं समझाऊं। हाँ, वो पेश नहीं हो रहे, वो एक एप्लीकेशन दे देते हैं थोड़ी सी शरारत से टाइम किल करने के लिए, फिर आ जाते हैं। हमारा प्रॉपर हमारा उकाड़े से वकील जाता है, हमारे जो सोलिसिटर हैं वो उकाड़ा से जाते हैं और हमने एक भी एब्सेंट नहीं हमारी लगी। और इन ये नहीं आते, जब उनको पुश करती है कोर्ट बोलती है ये एक पेपर पकड़ा जाते हैं और वो टाइम लेके हमें डेट दे दो जी, हमें 2 महीने की डेट दो, 3 महीने की डेट, ऐसे डेटें मांगते हैं। लेकिन वो कोर्ट भी देखता है, उनको पता है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं और झूठ मार रहे हैं, और वो हमें 10-15 दिन की तारीख देते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी है हमें जल्दी इंसाफ मिले। हम हुकूमत पाकिस्तान से, ओवरसीज से, गवर्नमेंट से, अदालत से अगर हमारा हक है हमें मिले, उनका उन्हें मिले। हमें इंसाफ चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हमें प्लेट में डाल के हमें दे दो। हम इतना पैसा लगा रहे हैं, सफर कर रहे हैं और जलील हो रहे हैं, वकीलों की फीसें दे रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए।
और जी। प्लीज हम ओवरसीज के लिए जल्दी इंसाफ का कोई महकमा बनाएं। यस का मतलब यस, नो का मतलब नो। हर डॉक्यूमेंट्स उनके पास है और इंक्वायरी हो गई है, एंटी करप्शन के लिए तैयार पड़ी है रिपोर्ट जो बनी। वो आगे उनका जो NSA लेडीज है नरगर शहीन चौधरी, ये आगे फॉरवर्ड नहीं कर रही हैं। वो कहते हैं जी इसमें महकमा माल के आदमी इन्वॉल्व है, हम इसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ये किधर का इंसाफ है? इसने क्यों रोकी हुई है? बिल्कुल अगर वो उधर जाएगी वो खुद ही जो होगा खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कैसर साहब। जितने भी मेहमान हमारे यहाँ मौजूद थे वो सब ये कह रहे हैं कि आप इसमें जो है वो कसूरवार नहीं है और आपके हक में ये सारा मामला जाता है। और इसी वजह से जो दूसरा फरीक है वो बार बार हमारे राब्ता करने के हमने बार बार कोशिश की है, इसलिए अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे। ज़ाहिर है अगर वो गिल्टी ना हो तो अपना मौक़िफ़ तो देने में उनको कोई आर नहीं है। बहरहाल लेकिन हम फैसला नहीं करते, फैसला तो अदालत ने करना है। लेकिन आप के केस से बहुत सारे लोगों को सीखने की ज़रूरत यह है कि एतमाद बेशक इंसान के ऊपर ही करता है, बहन भाइयों पे करता है, रिश्तेदारों पे करता है, लेकिन बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो अगली नस्ल में जाके या कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ मुसीबत का बायस बन सकते हैं, परेशानी का। इसलिए कानूनी जो तकाजे हैं उसको मौके पर पूरा कर लेना चाहिए और उसके बाद एतमाद करना चाहिए। यानी पहले आप कानूनी तकाजे पूरे कर लें और फिर जितना चाहे एतमाद करें ताकि ये ताल्लुक भी ख़राब ना हो और खुश उसलूबी से सारे मामला तय पा जाएं। बहरहाल हमारी कोशिश की आवाज़ उठाएं और तमाम इदारों तक पहुँचाएँ। उम्मीद है कि आपका मसला जल्द हल होगा। बहुत शुक्रिया कैसर नईम साहब, आपका भी शायद नहीं हमारे साथ मौजूद थे। आफ्ताब बाजवा साहब ने हमें वक्त दिया, मोहम्मद असलम साहब ने खुसूसी काविश की, इस पर काफ़ी काम किया इस मामले पर, और मोहम्मद अशरफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।